सो टैक्सोनॉमी हम डिस्कस कर रहे थे. टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक डेफिनेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. प्रीवियस डे वी हैव स्टार्टेड विद द कंपोनेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी के 5 कंपोनेंट होते हैं, मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी बताया था. आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, नॉमेनक्लेचर एंड फाइलोजेनी. सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या कलेक्टिवली जब हम सारे कंपोनेंट्स को पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव हम नहीं हो सकते, हर एक कंपोनेंट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते यहीं पर, क्योंकि हमने आगे भी इंडिविजुअली 3 कंपोनेंट पढ़ने हैं, जैसे आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर. इन तीनों को हमने डिटेल में पढ़ना है. सो यहाँ पर मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन की बात कर रहा था. तो आइडेंटिफिकेशन वी हैव स्टडीड प्रीवियस डे, कल हम पढ़ चुके आइडेंटिफिकेशन. टुडे आई विल स्टार्ट विद द डिस्क्रिप्शन. टैक्सोनॉमी या सिस्टमैटिक्स का नेक्स्ट कंपोनेंट होता है डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन में हम क्या पढ़ते हैं? डिस्क्रिप्शन में हम इंफॉर्मेशन या कैरेक्टर्स की लिस्टिंग करते हैं, हम एक ऑर्डरली लिस्टिंग करते हैं. ठीक है, यानी एक डाटा है जो रिप्रेजेंट करता है आपके अननोन स्पेसिमेन के कैरेक्टर्स को. आइडेंटिफिकेशन जो कि एक आर्ट है, उसमें हम किसी अननोन प्लांट को सपोज आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, टू विच क्लास और विच पर्टिकुलर फैमिली दिस प्लांट बिलोंग्स टू. तो आइडेंटिफिकेशन कराने के लिए भी हम पूरे प्लांट को तो ले जा नहीं सकते, दैट विल बी द लॉस ऑफ नेचर एज वेल. ठीक है, मान लीजिए आपसे प्लांट आइडेंटिफाई नहीं हो रहा और ये कहीं रूटेड है किसी ग्राउंड में, या तो आप इसकी पिक्चर क्लिक करेंगे, दैट इज अ मॉडर्न ट्रेंड. आजकल मोबाइल है, पहले मोबाइल नहीं थे. तो हमेशा उस प्लांट की डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है और फिर आइडेंटिफिकेशन टूल्स के पास जाया जाता है. आप किसी एक्सपर्ट के पास जाएं, कहीं आर्बेरियम में जाएं, कुछ भी करें, दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इज डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन आपका कैरेक्टर्स तो होते ही हैं, उसके अलावा कोई डायग्राम भी हो सकता है. ये जो डिस्क्रिप्शन आप लिखते हैं, यानी ये जो इंफॉर्मेशन हम लिखते हैं, इसके लिए एक सेट पैटर्न होता है. ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं होते हम, ऑल्दो नाम डिस्क्रिप्शन है लेकिन बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं होते. इसको सेमी टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा जाता है. ठीक है, एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं. मान लीजिए आपने कोई प्लांट देखा और उसके फ्लावर के कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया. ठीक है, फॉर एग्जांपल द फ्लावर वाज बाइसेक्सुअल. ठीक है, उसमें दोनों सेक्स प्रेजेंट थे, मेल भी एज वेल एज फीमेल. ठीक है, उसका कलर हम दिखा सकते हैं कि पिंक कलर था सपोज. उसमें स्टेमन मान लीजिए 10 थे. ठीक है, कार्पल सपोज उसमें 2 थे. ओवरी का हम टीएस कर सकते हैं इजीली. तो इन्हीं कैरेक्टर्स को कैलेक्स कोरोला मान लीजिए फ्री थे, कैलेक्स एंड कोरोला बोथ वर फ्री. तो इन्हीं कैरेक्टर्स को बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव होकर हमें नहीं लिखना. हम एक लैंग्वेज या पैराग्राफ नहीं बनाएंगे कि आई हैव वॉच्ड अ फ्लावर देयर, द फ्लावर वाज बाइसेक्सुअल, इट वाज हैविंग पिंक कलर, इट इज हैविंग 10 स्टेमन्स और इट इज हैविंग 2 कार्पल्स. ऐसे नहीं लिखा जाता. इनके लिए एक सीक्वेंस फिक्स होता है, एक सेट पैटर्न होता है, आप उसी पैटर्न में लिखेंगे, आगे पीछे नहीं लिखते हम. पहले हम फ्लावर के बारे में लिखेंगे, फिर हम कैलेक्स के बारे में लिखेंगे, फिर हम कोरोला के बारे में लिखेंगे. तो सेट पैटर्न है. सेकंड थिंग, सेमी टेक्निकल लैंग्वेज है. इन चीजों के लिए, कार्पल 2 होने के लिए कुछ कोड्स बनाए गए हैं, इसको हम कहते हैं बाई कार्पेलरी. ठीक है, जैसे मान लीजिए कैलेक्स कोरोला फ्री है तो हम कहते हैं पॉलीसेपलस या गैमोसेपलस. अगर फ्यूज है तो हम गैमो कहते हैं कि सेपल्स फ्यूज हैं. गैमोपेटलस, पेटल्स फ्यूज हैं. अगर फ्री है तो हम उनको क्या कहते हैं? पॉली कहते हैं. तो सेमी टेक्निकल लैंग्वेज में डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है. तो खुद डिस्क्रिप्शन होता क्या है? इट इज ऑर्डरली रिकॉर्डिंग एंड लिस्टिंग ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. अब भाई अननोन स्पेसिमेन है तो हमें उसके मैक्सिमम जितने भी हम लिख सकते हैं वही तो लिख पाएंगे. अगर उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन तो हम नहीं लिख सकते. इसलिए एक ऑर्डरली रिकॉर्डिंग है. ऑर्डरली वर्ड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि सेट पैटर्न है, फिक्स होता है. ठीक है, अभी मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा, उससे आप समझेंगे. सीक्वेंस फिक्स होता है और मैक्सिमम पॉसिबल कैरेक्टर किसी अननोन प्लांट के लिए. अगर प्लांट नोन है, जैसे हम हमारे सिलेबस में हम पढ़ेंगे पोएसी फैमिली, या हम फॉर एग्जांपल सोलेनेसी पढ़ेंगे, तो सोलेनेसी फैमिली के हमें सारे कैरेक्टर्स पता है, तो उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो हम पूरा का पूरा लिख पाएंगे. अगर अननोन स्पेसिमेन होता तो मैक्सिमम पॉसिबल कैरेक्टर्स हमें लिखने होते हैं. डिस्क्रिप्शन के अंदर 2 चीजें हैं, एक कुछ कैरेक्टर्स होते हैं और कुछ उनकी स्टेट्स होती हैं, यानी कैरेक्टर स्टेट्स. जो भी कैरेक्टर है वो कितने वैरायटी में पाया जा सकता है, वो उसके कैरेक्टर स्टेट है. फॉर एग्जांपल पोजीशन ऑफ ओवरी. ठीक है, ओवरी की पोजीशन एक कैरेक्टर है. तो ओवरी बाकी तीनों होल से ऊपर भी प्रेजेंट हो सकती है, ओवरी बाकी तीनों होल से नीचे भी प्रेजेंट हो सकती है, और ओवरी सेंटर में भी हो सकती है. अगर ऊपर प्रेजेंट है तो इसके लिए एक टेक्निकल लैंग्वेज होती है जिसको हम बोलते हैं सुपीरियर ओवरी या हाइपोगाइनस फ्लावर. ठीक है, सेंटर में है तो पेरिगाइनस फ्लावर, और अगर लोअर है तो एपिगाइनस फ्लावर.
तो हमने ये नहीं लिखा कि द ओवरी वाज सुपीरियर, तो उसके लिए टेक्निकल वर्ड लिखे जाते हैं हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस या एपिगाइनस। इसीलिए कहा गया था कि सेमी टेक्निकल लैंग्वेज में डिस्क्रिप्शन को लिखा जाता है। कैरेक्टर है सपोज फ्लावर का कलर, तो कैरेक्टर स्टेट हो जाएंगे पिंक, व्हाइट, रेड या जो भी कलर का फ्लावर है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेमन, ये एक कैरेक्टर है, इसके कैरेक्टर स्टेट क्या होंगे, 1 2 3 4 5 एंड इंडिफिनिट, ठीक है। तो कैरेक्टर और कैरेक्टर के स्टेट होते हैं जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो नाम से ही सजेस्ट होता है, डिस्क्रिप्शन का मतलब है इंफॉर्मेशन किसी भी चीज के बारे में, वो ऑलरेडी नोन हो सकती है या हमारा ऑब्जर्वेबल एक्सपीरियंस हो सकता है अगर वो अननोन स्पेसिमेन है। एक एग्जांपल से समझते हैं, ये फ्लोरल डिस्क्रिप्शन का एक सेट पैटर्न है। क्योंकि केवल फ्लोरल डिस्क्रिप्शन लिखना है तो फ्लोरल डिस्क्रिप्शन तो एक्चुअली यहां से स्टार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव फीचर्स से, ठीक है। अगर पूरी फैमिली का डिस्क्रिप्शन आप लिखना चाहते हो या पूरे प्लांट का डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो, वेजिटेटिव एज वेल एज रिप्रोडक्टिव, तो आप दोनों भी लिख सकते हैं। ओनली फ्लोरल डिस्क्रिप्शन में रिप्रोडक्टिव फीचर्स आते हैं क्योंकि फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो रूट, स्टेम, लीफ लिखा जाता है। रूट, स्टेम, लीफ के भी कैरेक्टर्स होते हैं। रूट मोनो जो है टैप रूट है या फाइबरस रूट है, ठीक है। थिकनेस क्या है, इस तरह के फीचर्स जो है रूट में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। लीफ में उनकी वेनिशन लिखी जाती है, उनकी अरेंजमेंट लिखी जाती है, फाइलोटैक्सी किस तरह की है। रिप्रोडक्टिव फीचर में सबसे पहले लिखा जाता है इन्फ्लोरेसेंस, इसको इंटरचेंज करेंगे। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब है कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, या जो फ्लावर्स का जो पूरा गुच्छा है, जो बंच है, वो अरेंज कैसे है स्टेम के ऊपर या ब्रांच के ऊपर, उसको हम इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद पहले हम बताएंगे इन्फ्लोरेसेंस क्या है, फिर हम फ्लावर के बारे में बताते हैं। फ्लावर के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे फ्लावर का कलर, जैसे फ्लावर की सेक्सुअलिटी, जैसे फ्लावर की सिमेट्री, ठीक है। मान लीजिए ये फ्लावर है तो ये सिमेट्रिकल फ्लावर है, इनको आप कहीं से भी काटे 2 इक्वल हाफ में ये कट सकते हैं, ठीक है। तो इनको एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर बोलते हैं हम। तो ये कैरेक्टर फीचर फ्लावर का है, ना कि ये किसी पेटल का या कैलेक्स का फीचर है। तो ये सब कॉमन कैरेक्टर हम फ्लावर में लिखेंगे। फिर लिखे जाते हैं कैलेक्स, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फिर कैलेक्स, फिर कोरोला, फिर एंड्रोशियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में, फिर गाइनोशियम, फिर हम फ्रूट लिखते हैं या सीड भी लिख सकते हैं, 7 8 9, और फ्लोरल फॉर्मूला के बाद फ्लोरल डायग्राम। जैसे जैसे हम फैमिलीज पढ़ेंगे तो ये सीक्वेंस हमें याद होना चाहिए, इसी सीक्वेंस में हम फैमिलीज के डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। मैं आपसे कहता हूं हमें सोलेनेसी पढ़नी है, तो सोलेनेसी एक पेज में ही हम पूरी पढ़ सकते हैं क्योंकि उसके डिस्क्रिप्शन यही रहेंगे सारे, ठीक है। तो इसी तरह से 16 फैमिलीज मान लीजिए आपके सिलेबस में, तो 16 पेजेस हैं 2 यूनिट में। तो लेकिन कैरेक्टर्स जो होते हैं वो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं या यूनिक कैरेक्टर्स हैं, तो याद रखना उनको हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा हेक्टिक रहे, कंफ्यूजिंग रहे, इसीलिए हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उनको क्या है समझते हैं कैरेक्टर्स को, ठीक है। तो इस तरह से हम फ्लोरल डिस्क्रिप्शन लिखेंगे इस सीक्वेंस में, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, फ्रूट, सीड, फ्लोरल फॉर्मूला एंड लास्ट में फ्लोरल डायग्राम, ये डिस्क्रिप्शन कहलाता है। दिस वाज द सेकंड कंपोनेंट। नेक्स्ट कंपोनेंट इज नॉमेनक्लेचर। एज द नेम सजेस्ट, नेमिंग करना। नॉमेनक्लेचर का मतलब नेमिंग करना। नॉमेनक्लेचर केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ही नहीं, नॉन लिविंग का भी होता है। केमिकल्स की भी नेमिंग करी जाती है, ठीक है। तो नॉन लिविंग थिंग्स की भी नेमिंग की जाती है, इसको भी नॉमेनक्लेचर ही बोलते हैं। टेक्सोनॉमी में नॉमेनक्लेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर हम एक यूनिवर्सल नेम नहीं देंगे, एक यूनिवर्सल नेम इज नेसेसरी या ग्लोबल नेम इज नेसेसरी। थॉट्स को या रिसर्च को एक्सचेंज करने के लिए, किसी भी चीज पर आप वर्क कर रहे हैं, किसी प्लांट पर आप वर्क कर रहे हैं, तो आप अपने थॉट्स अगर थ्रू आउट द कंट्री या थ्रू आउट द यूनिवर्स जो है शेयर करना चाहते हैं, तो एक कॉमन नेम हर एक ऑर्गेनिज्म का होना चाहिए या एक साइंटिफिक नेम या करेक्ट नेम होना चाहिए। तो वो करेक्ट नेम गवर्निंग बॉडीज देती हैं। करेक्ट नेम देने के लिए रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं। तो इन सब चीजों के साथ डील करना, वो डील करती है टैक्सोनॉमी की एक ब्रांच जिसको हम नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द करेक्ट नेम ऑफ एनी टैक्सॉन। किसी भी टैक्सॉन का नेम हो सकता है, केवल किसी स्पीसीज या जीनस तक लिमिटेड नहीं है। फैमिलीज के नेम रखने के लिए भी रूल्स हैं, जैसे फैमिली है पोएसी, सोलेनेसी, रूटेसी, मेलविएसी, एस्क्लेपिडेसी, तो इनके नाम भी जो है सभी नेमिंग जो की गई है इनकी रूल्स के अकॉर्डिंग ही की गई है। क्लास के भी इवन नाम रखे जाते हैं, अगर मोनोकॉटिलिडनी, डाइकॉटिलिडनी, तो उनके भी क्या है यूनिक जो है प्रिंसिपल्स या रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग नेमिंग की जाती है। तो किसी भी टैक्सोनॉमिक रैंक को, टैक्सॉन को नेम देना नॉमेनक्लेचर कहलाता है। सेट ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स या डिफरेंट जो ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके लिए अलग अलग रूल्स हो सकते हैं, ठीक है। प्लांट्स की जो नेमिंग करता है मेनली जो गवर्निंग बॉडी है वो है ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर।
2011 में एक मीटिंग हुई, हर साल नहीं कह सकते हम, कुछ आफ्टर ईयर्स 5 या 6 साल के बाद मीटिंग्स होती हैं आईसीबीएन की। तो जो 2011 की मीटिंग थी उसमें उसका नाम चेंज कर दिया गया, इसको अब आईसीएन कहते हैं। ठीक है, आईसीएन कहते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स। सो एग्जैक्ट नेम और द एग्जैक्ट गवर्निंग बॉडी विच नेम द प्लांट इज आईसीएन। अदरवाइज बुक्स में आईसीबीएन भी लिखते हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। पहले आईसीबीएन बोलते थे, अब आईसीएन कहते हैं फंगस का भी और एल्गी का भी। ऑल्दो एल्गी इज ऑल टुगेदर प्लांट्स, एल्गी तो खुद प्लांट्स ही होते हैं, लेकिन स्पेसिफाई कर दिया गया है। तो अब जो नेमिंग करती है बॉडी वो आईसीएन करती है प्लांट्स की नेमिंग। ठीक है, ये चीज बार बार आएगी, इसको याद रखें आप। इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2011 रिप्लेसिंग आईसीबीएन। कुछ और गवर्निंग बॉडीज हैं जो अदर देन प्लांट्स की नेमिंग करते हैं। कल्टीवेटेड प्लांट्स के लिए आईसीएन नहीं, कल्टीवेटेड प्लांट्स के लिए एक एजेंसी है आईसीएनसीपी, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स। ठीक है, तो ये कल्टीवेटेड प्लांट्स के ये नेमिंग करते हैं, क्योंकि कल्टीवेटेड प्लांट्स जो वो नेचुरल नहीं है, वो हो सकता है हाइब्रिड हो, हाइब्रिड के लिए अलग रूल्स होते हैं। ठीक है, नई प्रोजेनी बनाई गई हो तो उनकी नेमिंग यही करेंगे, आईसीएनसीपी। जूलॉजी में आईसीजेडएन ही है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इनके रूल्स या प्रिंसिपल्स अलग होते हैं, बहुत से जो है ओवरलैप करते हैं, बहुत से जो प्रिंसिपल्स हैं या रूल्स हैं वो सेम है, बट कुछ डिफरेंट है। जैसे कि एग्जांपल है टोटोनिम्स। जूलॉजी में टोटोनिम्स अलाउड होते हैं, बॉटनी में प्लांट्स के लिए टोटोनिम्स अलाउड नहीं होते। टोटोनिम्स जैसे जीनस और स्पीसीज जब एक ही हो, जैसे नाजा नाजा है, तो जो जीनस है वही नेम स्पीसीज का है। ऐसा कभी भी प्लांट्स में देखने को नहीं मिलता, प्लांट्स में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि रोजा रोजा हो, ठीक है, या मैंजीफेरा मैंजीफेरा हो। जीनस एपिथेट नेम और स्पीसीज एपिथेट नेम दे विल बी डिफरेंट ऑलवेज इन द प्लांट्स। तो रूल्स जो है वो अलग है आईसीजेडएन के, और रूल्स जो है आईसीबीएन के वो अलग है। बैक्टीरिया की नेमिंग करता है बैक्टीरियोलॉजिकल कोड, दिस इज अ कोड फॉर द नेमिंग ऑफ बैक्टीरिया। और वायरस की नेमिंग के लिए आईसीवीसीएन, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। आजकल एक बहुत कॉमन वायरस चला हुआ है, मैं क्लियर कर देता हूं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। कोविड-19 डिजीज है और COV2 वायरस है। कोरोनरी फैमिली होती है वायरस की, कोरोनरी का ही एक वायरस है COV2। ठीक है, सारस COV2। दिस वन इज वायरस एंड कोविड-19 इज डिजीज। तो कोविड वायरस नहीं है, कोरोना वायरस नहीं है, कोरोना फैमिली है, या कोरोना बीमारी नहीं है कोई। कोरोना जो है वायरस की एक क्लास है या फैमिली है, और वायरस का नाम है सारस COV2। The fourth component is classification. क्लासिफिकेशन मीन्स क्लासिफाई करना, अरेंज करना चीजों को। ठीक है, क्लासिफिकेशन इज एवरीडे लाइफ आर्ट। हम एवरीडे लाइफ में भी चीजों को क्लासिफाई करते हैं अपने लेवल पर। ठीक है, हर किसी का क्लासिफिकेशन करने का तरीका अलग होता है, कोई ज्यादा मैनेज्ड या ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड क्लासिफिकेशन करते हैं, या कुछ लोअर ऑर्गेनाइजेशन भी करते हैं। ठीक है, कुछ चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, तो वो एक क्लासिफिकेशन ही है। जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है तो ये भी एक टेक्सोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, इक्वली इंपॉर्टेंट है सारे, बट इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द taxonomy. तो अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टर इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। दो ऑर्गेनिज्म किस किस बेसिस तक, कहां तक जो है सिमिलर है, तो उनको एक ही क्लास में या एक ही फैमिली में उनको प्लेस किया जाता है। दो स्पीसीज अगर आपस में सिमिलर है तो उनको एक जीनस में प्लेस किया जाएगा। तो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के लेवल डिफरेंट हो सकते हैं, जो अभी हम डिस्कस करेंगे, बट उनको ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को देखकर उनको क्लासिफाई करना क्लासिफिकेशन कहलाता है। अरेंज करना जो है वो क्लासिफिकेशन कहलाता है। हायरार्कियल ऑर्डर में क्लासिफाई किए जाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जब क्लासिफिकेशन लिखा जाता है, मान लीजिए मैं आपसे कहूं किसी भी प्लांट का क्लासिफिकेशन आप लिखें, तो वो एक हायरार्कियल ऑर्डर में ही लिखा जाएगा, लोअर टू हायर और हायर टू लोअर। सबसे लोवेस्ट रैंक होता है स्पीसीज। ठीक है, किसी जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीसीज हो सकती हैं, एक जीनस में बहुत सी स्पीसीज होती हैं, तो ये असेंडिंग ऑर्डर है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, एक फैमिली के अंदर बहुत सारे जीनस हो सकते हैं, एक ऑर्डर के अंदर बहुत सारी फैमिलीज हो सकती हैं, एक क्लास के अंदर बहुत से ऑर्डर हो सकते हैं, एक डिवीजन के अंदर बहुत सी क्लासेस हो सकती हैं, और एक किंगडम के अंदर बहुत से डिवीजन हो सकते हैं। तो हाईएस्ट किंगडम होता है, लोवेस्ट स्पीसीज होती है, 7 रैंक है, 1 2 3 4
5, 6, 7, हर एक रैंक को टेक्सॉन बोलते हैं, पूरे सिस्टम को टेक्सा बोलते हैं। टेक्सा इज प्लूरल, हर एक रैंक को टेक्सॉन बोलते हैं। जीनस एक टेक्सॉन है, स्पीसीज एक टेक्सॉन है, ऑर्डर एक टेक्सॉन है, ठीक है। तो निमोनिक्स की आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है, इसको आप जितना लिखते जाएंगे, बार बार लिखेंगे, हम याद हो जाएगा। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, किंगडम। एनिमल्स में इसको फाइलम भी बोलते हैं, बट प्लांट्स में डिवीजन बोलते हैं। जैसे कि प्लांट किंगडम में डिवीजन है एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट या आपके एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में बहुत सारी क्लासेस है, जैसे मोनोकॉट है, डायकॉट है। मोनोकॉट के अंदर ऑर्डर है, जैसे साइपरल्स मान लीजिए एक ऑर्डर है, उसके अंदर फिर फैमिलीज हैं, साइपरल्स में बहुत सी फैमिली आती हैं, ठीक है। इसी तरह से फैमिली के अंदर इंडिविजुअली बहुत से जीनस आ सकते हैं, और जीनस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हो सकते हैं। हायरार्कियल ऑर्डर का मतलब होता है रैंक वाइज। जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो रैंक वाइज किया जाता है, हायरार्कियली किया जाता है। तो ये उसकी हायरार्की है, ये इंक्रीजिंग हायरार्की है, ये डिक्रीजिंग हायरार्की है। हायरार्की का मतलब रैंक वाइज किसी भी चीज को अरेंज करना, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल जो इवेंट्स है उनके अकॉर्डिंग अरेंज करना। So this is called the classification. The classification system was given by the Carolus Linus. ये जो रैंक दिए गए हैं, जो हायरार्कियल सिस्टम दिया गया है, ये फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कैरोलस लिनस ने ही दिए थे, ठीक है। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। यहां पर जी मेज मक्के का क्लासिफिकेशन किया गया है, साइंटिफिक नेम है जी मेज। कॉमन नेम होता है मेज, मक्का बोलते हैं जिसको। जी इज जीनस, मेज इज स्पीसीज, MAYS। तो यहाँ एक और हाईएस्ट दिखाया गया है डोमेन, बट हम जनरली किंगडम तक ही लिखते हैं, ठीक है। लोवेस्ट जो है वो स्पीसीज है। तो प्लांट किंगडम में मैग्नोलियोफाइटा, एंजियोस्पर्म्स या फ्लावरिंग प्लांट्स में एक क्लास है लिलियोप्सिडा, मोनोकोटिलिडन भी बोल सकते हैं इसको। ये लिलियोप्सिडा या मोनोकोटिलिडन्स अलग अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम में अलग अलग नाम यूज होते हैं। बेंथम एंड डुकर में मोनोकोटिलिडन ही बोलते हैं हम क्लास को। साइपरल्स ऑर्डर है, पोएसी फैमिली है, पोएसी फैमिली का जी या जीनस है, ठीक है। पोएसी में और भी जीनस है, जैसे वीट है, राइस है, और जी में भी एक स्पीसीज है जी मेज। तो ये इसका क्लासिफिकेशन सिस्टम है, फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट, इंक्रीजिंग ऑर्डर, एंड दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये तो बात हुई हायरार्कियल ऑर्डर में क्लासिफिकेशन करने की, यानी किसी भी साइंटिफिक नेम जिसका हमें पता है तो उसकी सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए जब हम क्लासिफाई करते हैं। इसी तरह से मैंगो का क्लासिफिकेशन हो सकता है, इसी तरह से एनिमल्स के भी क्लासिफिकेशन किए जाते हैं। टाइगर का क्लासिफिकेशन हो सकता है, वहां डिवीजन की जगह फाइलम आएगा, बाकी सारे रैंक सेम रहेंगे। ये रैंक केवल प्लांट्स तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, यही रैंक फॉलो होते हैं हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, ठीक है। डिवीजन का एक डिफरेंस आता है, अदरवाइज यही रैंक चलते हैं जो कैरोलस लिनस ने दिए थे। सो बेटर यू शुड रिमेंबर देम और लर्न देम एज सून एज पॉसिबल। नेक्स्ट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन जो कि एक आर्ट है, चीजों को क्लासिफाई करना, अरेंज करना। तो उनको अरेंज करने के जो मेथड्स हो सकते थे, ठीक है, वो डिफरेंट मेथड्स होते हैं। विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद द एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी वो बेसिस चेंज हो गए। क्लासिफाई करने के हम 4 बेसिस पढ़ेंगे। एक होते हैं आर्टिफिशियल बेसिस, यहां लिखे हुए हैं। एक होते हैं नेचुरल बेसिस, एक होते हैं फिनेटिक बेसिस, और एक होते हैं फाइलोजेनेटिक बेसिस। अगर केवल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखकर क्लासिफिकेशन कर दिया जाए तो वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम कहलाता है, ठीक है। जैसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, जैसे आपने केवल बाहर से देख के बता दिया। पहले एरिस्टोटल जो थे, फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी, उन्होंने एनिमल्स को ही लिविंग बताया था, क्योंकि एनिमल्स कॉन्शियस होते हैं, एनिमल्स मूवमेंट शो करते हैं, लोकोमोशन शो करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने केवल लिविंग माना था एनिमल्स को। थियोफ्रस्टस ने कहा कि प्लांट्स भी लिविंग है। तो अब देखिए यहां पर क्लासिफिकेशन यहीं से स्टार्ट हो गया। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो हमें मिलता है, सपोज शीशम उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि ये प्लांट है, तो उन्होंने कोई क्राइटेरिया चूज किया होगा जिसकी वजह से वो कह पाए कि ये प्लांट है। मान लीजिए हम जानते हैं आज की सेल वॉल होती है तो प्लांट है, सेल वॉल नहीं है तो एनिमल है। बट उस टाइम पर सेल वॉल कैसे पता होगी अगर सेल ही नहीं पता, ठीक है। बिफोर क्रिस्टास से 2300 साल पहले जो है थियोफ्रस्टस हुए थे, तो उस टाइम पर तो माइक्रोस्कोप ही नहीं था। माइक्रोस्कोप नहीं था तो सेल के बारे में भी नहीं पता था, माइक्रोस्कोप नहीं था तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी नहीं पता था। इसीलिए एनिमल या प्लांट्स 2 ही क्लासिफिकेशन थे। तो उन्होंने क्राइटेरिया चूज कर लिया कि जो मूवमेंट नहीं शो करते, जो लोकोमोशन शो नहीं करते, जो कॉन्शियस नहीं है, वो प्लांट है। अदरवाइज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो सांस ले रहे हैं, दिख रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है, या जो कॉन्शियस भी है, जो चीजों को समझ रहे हैं, वो एनिमल्स हैं। तो उनका जो कैरेक्टर था, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, वो मॉर्फोलॉजी था केवल।
अगर प्लांट में भी अगर वो फर्दर क्लासिफाई करना चाह रहे थे कि क्या ये फ्लावरिंग प्लांट है, क्या ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, तो उन्होंने सिंपलेस्ट क्या देखा कि मॉर्फोलॉजी देख ली, इसमें फ्लावर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। इस तरह का जो सिस्टम होता है वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम कहलाता है, जो केवल मॉर्फोलॉजी पर बेस होता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है लिनस का सेक्सुअल सिस्टम। कैरोलस लिनस जो कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी है, उन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई कर दिया स्टेमन के नंबर पर। स्टेमन 1 है अगर किसी प्लांट में, किसी फ्लावर में, तो वो यूनिस्टेमिनेट, अगर 2 है तो बाइस्टेमिनेट, 3 है तो ट्राइस्टेमिनेट एंड सो ऑन। तो इस तरह से नंबर ऑफ स्टेमन के अकॉर्डिंग प्लांट्स को क्लासिफाई कर दिया। अब मान लीजिए कोई प्लांट है जिसमें स्टेमन 1 है, दूसरा प्लांट है जिसमें स्टेमन 1 है, दोनों एक क्लास में प्लेस कर दिए लिनस ने अकॉर्डिंग टू लिन। देखने पर हो सकता है बिल्कुल अलग हो दोनों, लेकिन स्टेमन का नंबर दोनों में एक है। इनके कैरेक्टर बिल्कुल अलग हो, लेकिन स्टेमन का नंबर एक है, तो इनको एक ही क्लास में प्लेस कर दिया था। सो दे हैव ओनली ऑब्जर्व्ड द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसी तरह से आता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल में ओवरऑल चीजों को देखा जाता है, केवल मॉर्फोलॉजी नहीं। जैसे जैसे एडवांस हुई बायोलॉजी, जैसे जैसे माइक्रोस्कोप आया, सेल बायोलॉजी की स्टडी हुई, जेनेटिक्स आई, एनाटॉमी आई, तो एडवांसमेंट के अकॉर्डिंग अब जब सारी चीजें हम स्टडी करते हैं, सेल बिहेवियर स्टडी करना या सेल्स की स्ट्रक्चर स्टडी करना, एनाटॉमी स्टडी करना, जेनेटिकल फीचर यानी जीन्स को स्टडी करना, और उसके बेसिस पर हम क्लासिफाई करें, तो वो कहलाता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो इट इज एडवांस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल में केवल मॉर्फोलॉजी देख रहे थे, यहां सारी चीजें हम देख रहे हैं। आप अभी रिसेंटली एनाटॉमी पढ़ के आए हैं, आपने देखा है मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर वेस्कुलर बंडल इस तरह से स्कैटर्ड होते हैं, जबकि डायकॉट प्लांट्स के अंदर जो वेस्कुलर बंडल है वो पेरिसाइकिल पर इस तरह से अरेंज होते हैं। तो अब आप बाहर से देखने पर अगर कोई प्लांट सिमिलर भी है, दो प्लांट, और उनके स्टेम का टीएस करें, और एक में इस तरह के बंडल्स फाइंड आउट हो और एक में इस तरह के, तो आप क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये मोनोकॉट है और ये डायकॉट है। ठीक है, इसी तरह से सेल के फीचर्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर सकते हैं, और इसी तरह से हम जेनेटिकल फीचर, जीन्स के बिहेवियर के अकॉर्डिंग या जीन्स के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। सो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का एग्जांपल है बैंथम एंड डोकर क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये हमारे सिलेबस में भी है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। डिफरेंट डिविजन्स के लिए डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम होते हैं। आपने जिम्नोस्पर्म में भी पढ़े होंगे, आपने ब्रायोफाइट में भी क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़े होंगे। इसी तरह से एंजियोस्पर्म्स का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो दिया था बैंथम एंड डोकर ने, जो कि नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे, सिलेबस में भी है। फिनेटिक एक बेसिस है। फिनेटिक नेचुरल के ही जैसा है लेकिन और एडवांस है। आर्टिफिशियल से एडवांस नेचुरल था, नेचुरल से एडवांस फिनेटिक है। फिनेटिक भी मेनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर तो बेस होता ही है, एज वेल एज इसमें कुछ मॉडर्न टूल्स भी यूज किए जाते हैं, जैसे कि कंप्यूटराइज्ड डाटा इसमें यूज किए जाते हैं, जैसे इसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस यूज किए जाते हैं, इसमें मैथमेटिक्स यूज की जाती है, स्टैट्स यूज की जाती है इसमें। तो इट इज ऑल्सो सिमिलर लाइक नेचुरल बट इट इज मोर एडवांस्ड। ठीक है, इसको टैक्सीमेट्रिक्स भी बोलते हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे डिटेल में मॉडर्न ट्रेंड्स जब आएंगे टैक्सोनॉमी में फर्स्ट यूनिट में ही। तो फिनेटिक का मतलब है और एडवांस, ठीक है, जिसमें हम मॉडर्न टूल्स को भी यूज करते हैं। तो स्मिथ एंड सॉकल क्लासिफिकेशन सिस्टम ये एग्जांपल है फिनेटिक का। इसमें ऑपरेशनल टेक्सोनॉमिक यूनिट्स बनाई जाती हैं। इसमें स्मॉलेस्ट, जैसे स्मॉलेस्ट स्पीसीज, तो हम कोशिश करते हैं स्मॉलेस्ट रैंक के कैरेक्टर्स को का कलेक्शन कर लिया जाए या उनका न्यूमेरिकल एनालिसिस कर लिया जाए और फिर जो है क्लासिफिकेशन किया जाए। तो ये ओटीयू क्या होता है ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम टैक्सीमेट्रिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि मोस्ट एडवांस्ड है और आजकल यही यूज किए जाते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल से एडवांस नेचुरल, नेचुरल से एडवांस फिनेटिक और फिनेटिक से एडवांस फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम का जो बेस होता है वो होता है इवोल्यूशन। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ईयर्स, हंड्रेड्स ऑफ ईयर, मिलियंस ऑफ ईयर्स, किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्या चेंज आए हैं, उसकी लीनिएज में, उसकी पीढ़ी में क्या चेंज आए हैं, या उनके एंसेस्टर कैसे रहे हैं, उनके पूर्वज कैसे रहे हैं। आज कोई ये मॉडर्न ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए ह्यूमंस ही हैं, तो उनकी पहली लीनिएज, उनकी पीढ़ी कैसी थी, उनके एंसेस्टर कैसे थे, इस चीज को स्टडी करके और क्लासिफिकेशन करना वो फाइलोजेनी कहलाता है। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री या एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप को स्टडी करके, क्या कोई दो ऑर्गेनिज्म जो आज बिल्कुल डिफरेंट दिख रहे हैं, एक्स और वाई, क्या वो एक ही ऑर्गेनिज्म जेड से इवॉल्व हुए हैं? अगर वो जेड से ही इवॉल्व हुए हैं तो एक्स और वाई को एक ही क्लास में रखा जाएगा। ठीक है, या कॉमन फैमिली या कॉमन जो है एक टैक्सॉन उनके साथ शेयर किया जाएगा। ये कहलाता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये एक प्रिंसिपल पर बेस है, वो प्रिंसिपल है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व्ड फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर। माना जाता है कि सारे ऑर्गेनिज्म एक ही कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं, उनका ब्रांचिंग डिफरेंट हो सकता है। सपोज ये वो कॉमन एंसेस्टर था, उससे A1 बना, A2 बना, फिर A1 में फिर ब्रांचिंग हुई, A1 डबल डैश, A1
ट्रिपल डैश, इस तरह से ब्रांचिंग वेरियस हो सकते हैं और आगे एडवांसमेंट होते गए। लेकिन माना जाता है कि सभी ऑर्गेनिज्म एक ही एंसेस्टर से बने हैं, तो उन लीनिएज को स्टडी करना, उस ब्रांचिंग को स्टडी करना कि कहां से कौन सा एवोल्यूशन हुआ है, ये फाइलोजेनी कहलाता है। और फाइलोजेनी पर जो क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड होते हैं उनको हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बोलते हैं। इसके दो एग्जांपल, एक तख्ताजन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और एक एंगलर एंड प्रेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये हमारे सिलेबस में है, एंगलर एंड प्रेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमने पढ़ना है। फर्स्ट हमारे है बेंथम एंड डूकर सिस्टम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ये चार बेसिस थे फाइलोजेनी के बेस पर, फिनेटिक बेसिस, नेचुरल बेसिस एंड आर्टिफिशियल बेसिस। क्लासिफिकेशन जब करते हैं तो हायरार्किकल ऑर्डर में करते हैं, जो मैंने दिखाया था स्पीसीज से लेके किंगडम तक। और सिस्टम के जो बेसिस हैं, जो पूरे के पूरे क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए जाते हैं, ये चार बेसिस हैं। लास्ट कंपोनेंट जो आता है वो आता है फाइलोजेनी। Phylogeny is the last component of taxonomy. So as I just discussed, phylogeny का मतलब होता है evolutionary history, ठीक है, या ancestors को स्टडी करना। Okay, so we were discussing the phylogeny. लास्ट कंपोनेंट है फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब एवोल्यूशनरी हिस्ट्री या एंसेस्टर्स को स्टडी करना, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किस कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुआ है, ये फाइलोजेनी कहलाता है, या जीनियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, जीन्स के अंदर चेंज, जो एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप है, पूर्वज क्या रहे हैं। तो एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप को एक डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको फाइलोग्राम या फाइलोजेनेटिक ट्री भी कहते हैं। ये फाइलोग्राम या फाइलोजेनेटिक ट्री रिप्रेजेंट करते हैं, ये ब्रांचिंग डायग्राम है, ठीक है। इन्हीं के ऊपर बेस होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कितना एडवांस है, या उसकी कितनी प्रोजेनी रही है, पहले कितने पूर्वज रहे हैं, कैसे पूर्वज थे। ठीक है, तो इस डायग्राम से ही क्लियर होता है। देखिए इस डायग्राम को समझते हैं। मान लीजिए ये कुछ क्लासेस दिए गए हैं प्लांट के, जैसे प्लांट्स वल्गैरिस जीनस दिए गए हैं, प्लांट एरविस, प्लांट पेल्सुट्रिस, प्लांट एल्पना। तो ये कॉमन एंसेस्टर मानते हैं अभी तक हम, दिस वन फॉर एग्जाम्पल, या यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं, दिस वाज दी जेड। ये कोई एनिमल था जेड, उसकी दो प्रोजेनी हुई, Z1 एंड Z2। ठीक है, Z1 में फिर फर्दर देखिए एक ये बना, एक ये बना, Z2 में भी एक ये बना और एक ये बना। ठीक है, यहां से देखते हैं, ये मान लीजिए था ए के दो प्रोजेनी हुई, एक Z हुई और एक Y हुई, ये दिस शुड बी Y। देखिए एक ये यहां से गया ब्रांच Y और एक ब्रांच गया Z। अब कंपैरिजन करें अगर Z और Y का, तो Y का जो एडवांसमेंट है वो कम है, Y इवॉल्व नहीं हुआ, और ए इवोल्यूशन करके दो ऑर्गेनिज्म में चेंज हुआ, जेड में और वाई में। तो वाई एडवांस नहीं हो पाया, जबकि जेड एडवांस हो गया, क्योंकि जेड ने Z1 Z2 बनाए, फिर Z1 ने भी दो बनाए और Z2 ने भी दो बनाए। तो जेड की प्रोजेनी ज्यादा एडवांस है, वाई के जो प्रोजेनीज हैं वो प्रोड्यूस नहीं हुए। तो इस तरह से फाइलोग्राम को स्टडी करके हम फाइलोजेनी स्टडी कर पा रहे हैं। एक इमेजिनरी एग्जांपल बताता हूं, मान लीजिए हो सकता है फिशेस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स, हो सकता है एक ही एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हों। अब फिशेस में बहुत से क्लासेस बन गए, फर्दर फैमिलीज बन गई, ऐसे रेप्टाइल में बन गई। तो जब आप वापस आएंगे बैक एंसेस्टर्स में, तो आप फिश पर पहुंचेंगे, फिश से आप इस कॉमन एंसेस्टर पर पहुंचेंगे। तो ये फाइलोजेनी कहलाती है। तो क्लास, फैमिली, जीनस को जब हम क्लासिफाई कर रहे हैं तो फाइलोजेनी के बेसिस पर क्लासिफाई करना फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाता है। और ये एक एसेंशियल कंपोनेंट है फाइलोजेनी भी, और एक मॉडर्न कंपोनेंट है। टेक्सोनॉमी में जब फाइलोजेनी ऐड की जाती है वो सिस्टमैटिक्स कहलाता है। तो ब्रांचिंग पैटर्न को हम फाइलोग्राम बोलते हैं या फाइलोजेनेटिक ट्री बोलते हैं। फाइलोग्राम होते क्या है, ये ब्रांचिंग डायग्राम है जो बेस होते हैं डिग्री ऑफ एडवांसमेंट पे। अभी मैंने बताया था कि आपका सपोज दिस वन जेड ज्यादा एडवांस है, इसलिए इसका ज्यादा ब्रांच है, ये देखिए, जबकि वाई एडवांस नहीं है, इसमें ब्रांचिंग नहीं है। तो इस तरह से हम फाइलोग्राम को स्टडी कर सकते हैं। सो दीज वर द 5 कंपोनेंट्स ऑफ द टेक्सोनॉमी: द आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, nomenclature, classification and the phylogeny. All of the components are necessary and equally important in the taxonomy.